दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ चल रही है जिसका नाम वैसे आज का जो टॉपिक है, आज हम मानव विकास सूचकांक को बहुत डेप्थ के अंदर समझेंगे और उसमें मेरा जो आज का जो लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिएगा। और ये जो सीरीज़ हमारी 2021 से लेकर 2024 तक के एस्पिरेंट्स के लिए वैलिड है। 2022, 23, 24 वाले क्या करेंगे, इसमें क्या क्या अपडेट करेंगे, वो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में दे रखा है। बाकी मेरा नाम राजवीर है। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करने से पहले यार कुछ प्रमोशंस भी ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोग इससे रूबरू हो सकें। हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है जिसमें अगर बात करें, ये कुछ हिंदी मीडियम को लेके टेस्ट सीरीज़ हैं, साथ में पीजीपी कोर्स जिसमें मैं पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम देता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे पास हिंदी मीडियम के काफ़ी बच्चे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसमें डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट ओरिएंटेड स्टडी होती है, विद नोट्स एवरीथिंग दिया जाता है। बाकी ये कुछ किताबें हैं, इनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अभी लेटेस्ट रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं तो 43 स्टूडेंट्स हो गए हैं। पहले 40 था, लेकिन अब जो है 43 स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे, जो इस बार मेंस लिखेंगे। बाकी इक्का दुक्का आगे पीछे पूरा रिज़ल्ट देखना है तो वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर लीजिएगा इस वाले पे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो के अंदर आर्थिक समृद्धि का ट्रेंड रह गया था, उस ट्रेंड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ लेटेस्ट चीज़ की, कि अभी आप देखें जैसे कि पेंडेमिक है और साथ में कोविड-19 की सिचुएशन है, तो आपको भी पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ही चराई है। अगर आप ध्यान से सारी की सारी, चाहे इंडिया हो, यूके हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, जर्मनी, जापान, यूएसए हो, इन सब की कहीं ना कहीं डाउनफॉल हमें जो देखने को मिला है। हाँ, ये चीज़ देखो, ये आंकड़े मत लिखिएगा, आंकड़े से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनालाइज करते चलिए कि यार ठीक है, इंडिया की तो जीडीपी डाउन हुई है काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि हमें जो ये ग्रोथ रेट है, मैं हमारी अप्रैल से लेके जून 2020 तक का जो हमें डेटा मिल रहा है, यानी कि अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 का डेटा जो अगर हम बात करें तो हमें वो देखने मिल रहा है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 के डेटा से, सबसे ज़्यादा डाउनफॉल हमें इंडिया में देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं यूके है, फिर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन हमें एक अलग एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है कि चाइना की जीडीपी भी डाउन हुई है, लेकिन ये अभी भी जो है पॉजिटिव में है। तो 2021 में अगर क्वेश्चन बन जाए, यूपीएससी घुमा दे, यहीं से क्वेश्चन घुमा दे, एक स्टेटमेंट दे दे कि सभी अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में हमें एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। सभी देश की अर्थव्यवस्था, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं में जो कोविड-19 के दौरान हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, तो वो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। क्यों? सीधा सीधा इसका आंसर हमें ये देखने को मिल रहा है कि चाइना की जो ग्रोथ ठीक है डाउन हुई है, मैं ये, लेकिन नेगेटिव में नहीं गई है। तो ये हमें एक एनालिसिस करके ही चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक और फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे इस फिगर में ये समझने की कोशिश कीजिए, ये डॉलर्स में है कि एक आदमी, $1 में आपको पता है कि आज के समय 70 रुपये होते हैं। तो ये 70,000 समझे, 70,000 हो गया, ये 1,40,000 हो गया। ऐसे आप 70 से मल्टीप्लाई करते चले तो ये आपको एक रेट मिल जाएगा कि एक पर कैपिटल आदमी, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि पर कैपिटा कैसे निकालते हैं। तो पर कैपिटल पे एक आदमी कितने रुपए, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे जो देखी गई है। अगर थोड़ा एनालिसिस करें, 1700 के दौरान जब हमारा देश गुलाम था, 1750 के दौरान जब मुग़लों का राज था, आप ध्यान से देखें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है 50 साल की, 1950 तक का डेटा है यहाँ पे, 1700 से लेके 1950, यानी कि 250 साल का, अगर हम डेटा को 250 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में हमें जो देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1000 से कमी जो है हमें प्रति व्यक्ति आय 1950 तक जो हमें देखने को मिली है। हालांकि 1900 से लेके 1950 तक में थोड़ा सा हमें बढ़ोतरी मिली, लेकिन अगेन जो डेटा है फिर अगेन थोड़ा सा झुकना स्टार्ट हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम यूके की कंपेयर करें, यूके को अगर हम अच्छे से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि 1800 मतलब 30 के बाद, या फिर मतलब 40 के 51 के बाद, 1857 के बाद देखो तो किस तरह से इन्होंने अपना पैसा पूरा का पूरा, मतलब ब्रिटिश जब राज था तो उसमें देखें तो कितना ज़्यादा, मतलब कि इफेक्ट जो हमें देखने को, इन्होंने कितना हमें खून चूसा, राइट। ये सब जस्ट ये आंकड़े इसलिए हैं ताकि आप थोड़ा सा विश्लेषण करने के सक्षम हो जाएं और आपको चीज़ें जो है समझ आ सकें। बाकी डेटा वेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जस्ट फॉर एनालिसिस। इसी के जैसे 1960 से अगर हम डेटा को एनालिसिस करें, अगर हम जीडीपी की, अगर हम इंडियन जीडीपी अगर एनालिसिस करें, अब यहाँ पे जो था पर कैपिटा इनकम था कि पर कैपिटा इनकम पे कितना चेंजेस हमें हमें देखने को मिला, कि एक विकास, 250 साल का विकास हमें क्या देखने को मिला। अब यहाँ पे जीडीपी की तरफ बात हो रही है, तो अगर थोड़ा सा देखें, जीडीपी को देखें तो 1960 में कुछ इतनी थी और आज के समय 2016 में कुछ हमारी 2.2 ट्रिलियन के आसपास जो हमें हमारी जीडीपी हमें देखने, नंबर्स अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। लेकिन एक यहाँ पे ये भी सिचुएशन है,
आप थोड़ा सा इन चीज़ों का एनालिसिस खुद पीपीटी को रोक के कीजिएगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा मिड ईयर है, मिड ईयर का मतलब जैसे कि 1980 से 85 या फिर 1985 से 1990 या 1990 से 1995, वह कौन सा सबसे ज़्यादा मिड ईयर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली, सबसे ज़्यादा मतलब हमें जो है अगर बात करें तो हमें वृद्धि जो है स्पेशली जो है देखने को मिली। तो ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी देख सकूँ बच्चे जो हैं कितने मतलब ध्यान से मेरे लेक्चर्स को जो है फ्री में दे रहा हूँ। तो भाई अब फ्री का माल तो फ्री होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 100% क्वालिटी के साथ ही मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ। चलिए फिर सॉरी स्टार्ट करते हैं मानव विकास सूचकांक को। एक बात कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों, इस चीज़ को मैं अगर मैं 2 टूक में बोलूँ, GS 3 में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे, इवन दाएं बाएं ऐसे भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास होता है। अगर हम ऐसे की बात करें होता है, और साथ में प्रीलिम से भी क्वेश्चंस श्योर होते हैं। इसी की रेंज के हिसाब से हमें जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2020 में तो फिलहाल नहीं आया, बट हो सकता है 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ जो हमें समझना है। देखो, मानव विकास सूचकांक नाम से प्रसिद्ध, मानव का विकास उसका सूचकांक, यही हुआ। अगर हम इसको तोड़ें या संधि विच्छेद करें तो ये हुआ भाई मानव का विकास का सूचकांक या फिर मानव का विकास का सूचकांक, राइट। तो बेसिक ये है कि देखो HDI, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इसको हम जो है HDI के तौर पे जो हम समझते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि इसका जो कोर कंसेप्ट है, जो इसका अगर मैं बात करूं, इसका जो कोर कंसेप्ट है, इसमें ये देखना होता है कि एक देश कितना विकास कर रहा है। पहली बात, एक देश कितना ज़्यादा मतलब कि अपने मतलब ग्रोथ में कितना ज़्यादा एक सही मायने में जो है विकास कर रहा है। तो जिनके पैरामीटर्स होते हैं, जीवन, भाई एक आदमी कितनी लंबी आयु जी रहा है। दूसरा शिक्षा, इसको हम डीप डेप्थ में देखेंगे अभी, जस्ट एक ओवरव्यू। और साथ में GDP की प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय क्या है मतलब उसकी, तो उस चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर समझेंगे। तो देखो, मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों का मानव विकास के आधार पर आकलन के लिए किया जाता है, यानी कि हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर भी एक एग्जांपल, लास्ट 2 वीडियो पहले आपको एग्जांपल दिया था। मैंने आपको एक कतर का एग्जांपल दिया था। कतर आपको पता है गल्फ़ के अंदर एक कंट्री है, वेस्ट एशिया के अंदर, जो ये इस्लामिक कंट्री है। और एक मैंने आपको USA का भी दिया था। हो देखा जाए मायने में देखा जाए तो ये भाई ये बहुत रिच कंट्री है। इसका एक दिनार आई थिंक यहाँ की करेंसी, दिनार इसका जो है कुछ 170 रुपये के आसपास है। वहीं डॉलर की कीमत देखें तो 70 रुपये है। तो भाई देखा जाए तो काफ़ी रिच है। लेकिन ये इतना डेवलप कंट्री नहीं है। ये इतनी डेवलप कंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा को लेके अभी भी इतना इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जितना अगर हम USA को देखें। इसी के जैसे हेल्थ सेक्टर में भी देखें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट बेस्ड हैं। इंपोर्ट बेस्ड का मतलब ये हुआ कि ये अपने ज़्यादातर चीज़ों को सिर्फ तेल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इंपोर्ट ही करते हैं। तो जिस वजह से इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इसको ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं दिया गया है। मतलब इसको रैंक 1, रैंक 2, इवन रैंक 10 में भी, इवन रैंक 20 में भी इसको जो स्थान नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि रिच होने के साथ साथ लेकिन इसका जो विकास सूचकांक है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को नहीं मिलता है। समझ आ गया? चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते। तो यहाँ पे फिर अगर मैं बात करूँ तो देखो ये सूचकांक अगर बात करें, यह बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। मतलब अगर ब्रॉड कंसेप्ट्स में समझें कि भाई विकसित जो पूर्ण रूप से धनी है, विकासशील थोड़े बहुत धनी हैं लेकिन और इनको विकास की ज़रूरत है, अविकसित जिनका बेड़ा गर्क है, मतलब कि जो अपने अब विकासशील की तरफ आगे बढ़ने की स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से अविकसित है। मतलब वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर चीज़ें नहीं हैं। तो मानव विकास सूचकांक जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के संकेतों का एक समग्र आंकड़ा हमें जो है प्रदान करता है, पहली बात। और इसमें 4 स्तरों पे देशों को श्रेणीगत किया जाता है। ध्यान से समझना, इसमें जो है 4 स्तर दिए जाते हैं। तो 4 स्तर क्या, अभी थोड़ी देर में आपको जो कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर देखा जाए इसके पॉइंट्स को तो 3, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और GDP, लेकिन इसको 4 भागों में जो है इसको मतलब पूरी कंट्रीज़ को मतलब कि ओवरऑल किस कंट्री को किस मतलब डिपार्टमेंट में या फिर कौन से मूल्यांकन में स्तर पे रखना है, तो उसमें 4 स्तरों पे जो है देशों का एक बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से एक आंकड़ा जो हमें दिखाया जाता है। तो अगर मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें, 1 मिनट मेरी PPT थोड़ी सी हैंग हो गई है, 1 सेकेंड।
अगर मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है, देखो ये पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे आदमी, ऐसा नहीं है, तो उनके द्वारा और साथ में एक इंडियन के द्वारा जो है इन दोनों इसको मानव विकास सूचकांक को जो विकसित किया गया था। यानी कि इन पाकिस्तानी का जो अगर हम बात करें, जो इनका नाम था वो था महबूब उल हक। यानी कि जो ये आप फोटो देख रहे हैं ये महबूब उल हक की है, और साथ में ऑफकोर्स वेल नोन हमारे इंडियन अर्थशास्त्री जिनका नाम अमर्त्य सेन जी हैं। तो ये है एक, ये हमें जो देखने को मिलता है। और जो मानव विकास सूचकांक है ये यूएनडीपी के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है हर साल। यूएनडीपी मतलब जिसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसको क्या है इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो जब ये मानव विकास सूचकांक का जो विकास किया गया, इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, जिसके अंदर अर्थशास्त्री पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे, और साथ में जो हमारा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी जो हमें देखने को मिलता है। इसमें एचडीआई का अधिकतम जो मूल्यांकन 1 दिया जाता है, जो ज़्यादा टॉप स्कोर होगा उसको 1 दिया जाता है, और जो इसमें न्यूनतम होगा उसको जो है बिल्कुल 0 दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक एनालिसिस ये भी निकल के आता है हमारे द्वारा, अभी तक 1 किसी को नहीं दिया गया है, और साथ में 0 भी जो है किसी को नहीं दिया गया है। तो अगर कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कंटेंट बेस पे कोई क्वेश्चन घुमा दे कि टॉप स्कोरर को 1 भी मिल जाता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर हम इनके आंकड़ों को एनालिसिस करें तो हमें यही पता चलता है कि दोस्तों कि अभी तक किसी को 1 नहीं दिया गया है, ठीक है, और साथ में 0। और यूएनडीपी का जो प्रकाशन है कुछ 1990 से प्रतिवर्ष स्टार्ट हमें जो है देखने को मिला। ये सब प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं अभी फिलहाल, क्योंकि प्रीलिम्स रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। फिर 2010 के अंतर्गत इसके प्रतिमानों के अंदर 3 प्रतिमान शामिल किए गए, जिसमें भाई जीवन प्रत्याशय सूचकांक, इसको 1/3 का रेशो दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 है, इसको 3 भागों में बांटिए, तो जीवन प्रत्याशय को 33.3% दिया गया, ठीक है। शिक्षा सूचकांक को भी 1/3 दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया इसको भी 33.3% दिया गया। और जीवन निर्वाह का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 33.3% के हिसाब से जो है दिया गया। यानी कि सबको मतलब इन तीनों सूचकांकों को बिल्कुल इक्वली जो है डिवाइड किया गया है। तो हमें ये बात भी जो हमें पता चली, तो एक एक करके इनको डिकोडेड करते हैं। तो ऊपर दिए गए इन तीनों जो संकेतों का औसत अथवा ज्यामिति के माध्य ही मानव विकास सूचकांक जो है कहलाता है। जो इनका औसत निकलेगा, जो एक एवरेज निकलेगा, वो कहीं ना कहीं में जो मानव विकास सूचकांक जो है अगर हम बात करें तो कहलाता है। एक चीज़ और है इसमें, मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मानव विकास जो सूचकांक होता है ये अर्थमेटिक पे नहीं चलता है, ध्यान से समझिएगा, ये अर्थमेटिक पे बिल्कुल भी नहीं चलता है, ये जियो मीन पे चलता है, ये जियो मीन पे चलता है। इस चीज़ को आपने प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है यूपीएससी इस तरह के प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस निकाले तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएं। तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थमेटिक पे नहीं चल के ये जियो मीन पे चलता है। अब ये जियो मीन क्या होता है, टेक्निकल है थोड़ा, बस आप ऐसे समझिए कि बस कि ये एक एवरेज, ओवरऑल एवरेज को निकाल के ना करके ये एक जियोमेट्रिक मीन के थ्रू चीज़ें निकालता है, ठीक है। वर्ष 2010 के बाद से तीनों सूचकांकों का अधिकतम और न्यूनतम मतलब इसमें जो विभाजित करके जो इनकी जो अगर बात करें तो इनकी गणना करी गई। और जीवन प्रत्याशा जो भी हाल में देखें तो 86.3 हाईएस्ट हमें देखने को मिली, और न्यूनतम जो हमें 20 वर्ष के आसपास जो हमें चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि आपको याद है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी के द्वारा निकला गया है, तो यूएनडीपी को पहले फटाफट समझते हैं थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन की संस्था। यूएन क्या होती है दोस्तों, आप ऐसे समझे जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनके ऊपर भी इन सबका एक बाप खड़ा होता है जिसका नाम होता है यूएन, जिसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यूएन के द्वारा यानी कि यूएन के द्वारा, जहाँ पे संयुक्त राज्य जिसको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसको निकाला जाता है। तो इसमें अगर बात करें यूएनडीपी की बात करें तो ये एक तरह से बात करें तो वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, और ये यूएनडीपी गरीबी जो उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य भी कर रहा है। और इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ, नेतृत्व, कौशल, अच्छी बातें मतलब साझेदारी क्षमताओं, संस्थागत संस्थाओं को विकसित लचीलापन बनाने के लिए इन सब की जो चीज़ों को बेसिकली बात करें तो मदद भी कर रहा है, राइट। यूएनडीपी का कंसेप्ट समझ आ गया। अब सूचकांक पे आए तो 3 तरह के मैंने आपको सूचकांक बताए थे, जिनमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसके अंदर व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन जीने की जो उसकी आयु से संबंधित जो है इसमें गणना करी जाती है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्या इसमें स्वास्थ्य इंक्लूड होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जीवन प्रत्याशा जो है
इसमें ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो मैंने बोला ना कि इनके सब पैरामीटर्स भी होते हैं, तो इस चीज़ में अगर स्टेटमेंट आती है तो वो स्टेटमेंट फिर बहुत केयरफुली आपको जो टिक मार्क लगाना पड़ेगा। किसी देश की उच्च जीवन प्रत्याशा उस देश की मतलब सुख समृद्धि का जो है, ऑफकोर्स देखो सिंपल सी बात है, जैसे जापान है, जापान में ऑन एवरेज 80% मतलब 80 के आसपास जो है लोग जीते हैं, राइट। और हमारी हमारी एज ए इंडियन की नज़रों में जापान हम एज ए डेवलप कंट्री के तौर पे भी देखते हैं, राइट, समझ आ गया। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा जिएंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा कैसे जिएंगे, क्वेश्चन ये भी है ना भाई। उनकी या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं है, यानी कि कहने मतलब है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं वो लोग, जैसे कि हमारे देश में तो कुछ भी हो जाता है कभी भी कुछ भी। हालांकि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है इन चीज़ों को सुधारने के लिए, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमी हमें जो है देखने को मिलती हैं। तो उसी केस के अंदर जहाँ पे अगर बात करें सुख समृद्धि आएगी तो फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो मिलेंगी, तो जभी तो जाके जो है जो आपका जीवन का जो है सूचकांक होगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसी के लिए जन्म के समय वास्तविक जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा, अधिकतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूटन। ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जस्ट आपको डेप्थ एनालिसिस के लिए कभी हो जाए तो उनको बस थोड़ा सा आंकड़ों को ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी जो है घुमा फिरा के भी जो इस तरह से भी पूछ सकता है। तो मैं सभी एक्सपर्ट्स को कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियोस के थ्रू आपको कि इधर उधर भटकना ना पड़े। सेकंड आता है शिक्षा का सूचकांक, इसको थोड़ा डेप्थ के अंदर समझेंगे, क्योंकि शिक्षा के जो सूचकांक है हमारा जो इंडेक्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि देखो इसमें ये कहता है कि 2/3 जो शिक्षा सूचकांक में 2/3 हिस्सा उच्च शिक्षा को, ध्यान समझिएगा 2/3 शिक्षा है वो जो है उच्च शिक्षा को उच्च शिक्षा दिया। एक मिनट दोबारा लिखता हूँ मैं एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए जो 2/3 है इसका हिस्सा जो हमें उच्च शिक्षा को दिया जाता है, राइट। और 1/3 जो हिस्सा होता है, जो 1/3 हिस्सा जो होता है वो हमारा प्राथमिक, द्वितीय और यहाँ पे जो तृतीय को जो दिया जाता है। प्राथमिक भाई, प्राथमिक का मतलब 1 से 5 क्लास, द्वितीय माने आपका बेसिकली अगर बात करें तो भाई 6 से 10 या फिर 6 से 8 भी बोलते हैं कुछ लोग, डिपेंड। अभी तो वैसे हमारी पॉलिसी भी चेंज है तो उसके हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन बनेगी। तृतीय देखें तो जो 11 to 12 जो होते हैं ये हो गया, डेप्थ में आ गया, यानी कि 2/3 उच्च शिक्षा और प्लस 1/3 देखें तो हमारे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय निकल। तो इनको अगर हम एलसीएम लें तो 3 आ गया, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो ये कैलकुलेशन है वो एक अलग चीज़ है। तो हमें ये पता चल गया कि जो शिक्षा सूचकांक के अंदर 2/3 भाग जो है उच्च शिक्षा को दिया जाता है और 1/3 जो है माध्यमिक और प्राथमिक और जो तृतीय शिक्षा को जो है इनको संयुक्त नामांकन के दर से मतलब पर्याप्त किया जाता है। यानी कि इन देशों में इनका नामांकन दर यानी कि एनरोलमेंट कितना है, आखिर कितने बच्चे जो हैं इसमें एजुकेशन ले रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अगर बात करें तो गणना करी जाती है। लेकिन इसके 2 घटक भी हमें जो है देखने को मिलते हैं। 2 घटक में मतलब ये कि स्कूल जाने की अनुमानित आयु, इसके अंतर्गत 5 वर्षीय बच्चे द्वारा स्कूल में बिताए गए कुल वर्ष आते हैं, और साथ में स्कूल जाने के मध्य आय, इसके अंतर्गत 25 वर्ष के एक वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष अथवा समय अवधि की जो है इसमें गणना करी जाती है। यानी कि एक 5 वर्ष को देखा जाता है और दूसरा एक 25 वर्ष में देखा है। तो 25 वर्ष किस में देखा जाता है, उच्च शिक्षा में, राइट। बाकी जो 5 से 20 के हिसाब से अगर देखें अप्रोक्सीमेटली, तो ये कुछ इसमें जो है चीज़ें अगर हम देखते हैं, राइट। तो इसका ये कुछ अगर सूत्र निकालें तो वास्तविक शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर, उच्चतम शिक्षा स्तर माइनस न्यूनतम शिक्षा स्तर। तो ये कुछ हमें जो इसका आंकड़े के थ्रू, अब देखो थोड़ा टेक्निकल है, ये आपको लिखना पड़ेगा और आपको इस पर जो ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। मेरा मोटा मोटा काम यहाँ पे ये था कि जो ये लाइन और ये यहाँ तक जो थी, बेसिकली ये लाइन पे मैं ज़्यादा बेसिकली जो है ज़्यादा फोकस कर रहा था। अब आता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक। देखो इसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति को जो है इसमें जो है देखा जाता है। प्रति व्यक्ति मतलब जैसे कि ऐसे समझो, मान लो हमारे देश की पॉपुलेशन मान लो 1,30,00,000 करोड़ है ना भाई, करोड़ कर लेते हैं यहाँ, 1.3 करोड़ कर लेते हैं, और मान लो हमारा पर नागरिक मान लो 10,000 रुपये कमा रहा है ना। तो जो सरकार की जो टोटल आय होगी 10,000 इंटू 1.3 करोड़ है, तो जो भी आएगा तो फिर हमारा जो निकलेगा वो 10,000 निकलेगा भाई, क्योंकि 10,000 अगर 10,000 रुपये पर व्यक्ति कमा रहा है प्रति व्यक्ति, राइट।
तो उसमें फिर 10,000 निकलेगा। तो उसी केस के अंदर जो सकल राष्ट्रीय आय में जो अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है देखी जाती है। ऐसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझो, मान लो एक पूरे देश की आय मान लो 1,000 रुपये और पूरे एक देश में 10 ही लोग हैं, पूरे देश में 10 ही लोग हैं, तो काटोगे तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो हमें यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो GNI प्रति व्यक्ति आय जो माइनस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और उच्चतम प्रति व्यक्ति आय माइनस न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, इसके थ्रू मतलब की चीज़ें निकाली जाती हैं। ये इतना कोई खास इतना वैसे देखा जाए तो नहीं है, जस्ट इनके कंटेंट पे थोड़ा फोकस करें कि भाई इसमें प्रति व्यक्ति आय, इसमें जो है शिक्षा और साथ में जो है जीवन का जो है अगर बात करें निवाह मतलब जीवन को जो है इसमें जो है काउंट स्पेशली किया जाता है। अब थोड़ा समझते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 सूचकांक का अगर बात करें तो देखें 4 भागों में जो है अगर देखें तो थोड़ा सा जो है मतलब कि देखा जाता है। तो ये 4 भाग बेसिकली अगर बात करें तो ये हमें जो है देखने को मिलते हैं ये वाले। तो अति अगर कुछ जो लोग अति उच्च हैं तो उनको 0.800 से ऊपर रखा जाता है। इसके अंदर कुछ 51 देश हमें देखने को मिलते हैं। कुछ उच्च को रखा जाता है तो उसमें कुछ इतने लोगों को रखा जाता है जिसमें 55 देश हमें देखने को मिलते हैं। मध्यम में देखें तो कुछ हमें इतने लोग रखे जाते हैं और निम्न में देखें तो कुछ हमें इसके आसपास जो है इसमें देखा है। तो भारत को अगर बात करें तो मध्यम में जो है अगर बात करें तो मध्यम में जो हमें देखने को मिलता है। बाकी ये सब कोई खास इतना नहीं है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग विकास निकाला है। तो इसको आप इतना बस जैसे आपके सामने मैंने रख दिया कि इस तरह से भी कुछ लोग होते हैं जो आज के समय लेटेस्ट ट्रेंड कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं, बट ऑफिशियली जो स्टेटमेंट हमारी है वो अगर बात करें तो हमारे इन्हीं 4 चीज़ों पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेसिकली फोकस किया जाता है, जिसके अंदर आपका उच्च आ गया, आपका अति उच्च आ गया, मध्यम आ गया और जो बेसिकली जो है निम्न आ गया, राइट। अभी तक देखा जाए 2020 चल रहा है, तो भाई ताज़ा HDI में अगर भारत की क्या स्थिति है तो पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि देखो जो अभी 2020 के अगर हम देखें 2019 के आंकड़ों को अगर हम निकालें तो हमें ये पता चलता है कि भाई इस सूचकांक में कुल 189 देशों ने जो है पार्टिसिपेट लिया था, मतलब इनके आंकड़ों को जो खंगाला गया था, और भारत को कुछ 129वां जो है हमें जो है रैंक स्थान जो है प्राप्त मिला। और भारत ने पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ अगर बात करें तो 1 अंक का जो है सुधार किया। मात्र अगर हम बात करें तो हमें जो है 1 अंक का जो हमें जो है सुधार हमें जो है देखने को मिलता है। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस साल 3 अंकों का सुधार किया। भारत 1 अंक कर रहा है लेकिन पाकिस्तान 3 अंक कर रहा है अगर आंकड़ों की बात करें। वहीं बांग्लादेश ने भी भारत से बेहतर प्रदर्शन करके 2 अंकों में सुधार किया। और पाकिस्तान 192 नंबर पर, लेकिन इसके सुधार में जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है अगर हम भारत के मुकाबले देखें तो। वहीं बांग्लादेश भी जो है 135 स्थान पे है, और इसी की जैसे नेपाल 147, भूटान 134, म्यांमार, ये श्रीलंका। इसमें एक अपवाद आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि दोस्तों जो श्रीलंका है, ध्यान समझिएगा, श्रीलंका किधर है, ये आपका यहाँ पे है, ये रहा, राइट, ये आपका श्रीलंका है, ये श्रीलंका, ये राइट। तो श्रीलंका HDI में भारत से आगे है, HDI में भारत से आगे है। ये कंसेप्ट मुझे यहाँ पे समझाना जरूरी था। बाकी जो ये सारी की सारी जो ये आसपास की जो कंट्रियाँ हैं ये भारत से जो है पीछे हैं, लेकिन अगर हम बात करें HDI में श्रीलंका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से जो हमें आगे देखने को मिलता है। तो ये एक कंक्लूज़न अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। फिर कुछ ऐसी, क्योंकि आपको पता था हिंदू की न्यूज़ निकालते हैं तो फिर इंग्लिश में आते हैं आंकड़े, हिंदी में बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। तो UNDP की बात करें, देखो टॉप रैंकर में, या देखो सिंपल सी बात है यूरोपियन कंट्री ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, तो ये सारी टॉप कंट्रीज़ हैं। और हमारे जो नेबर्स की अगर हम देखें 2015 देखो वैसे तो आंकड़े इस पर दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि इस ग्राफ को दिखाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है, इस टेबल को दिखाने का, कि आप थोड़ा रुक के अच्छे से जो है इसको बहुत अच्छे से जो है एनालिसिस करें कि एनालिसिस क्या कह रहा है, कि आखिर हमारी चीज़ें मतलब हम जो समझ पा रहे हैं, मतलब कहाँ तक जो हम जो है बेसिकली अगर बात करें तो अच्छे से जो है समझ पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही बस। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो हम HDI को बहुत अच्छे से मेंस पर्सपेक्टिव डिकोड करेंगे, मैं आपको इसमें समस्याएं भी दिखाऊंगा, चैलेंजेस भी दिखाऊंगा, और साथ में मैं इसको वे फॉरवर्ड की तरफ सजेशंस भी दूंगा। अभी के लिए क्योंकि ये लेक्चर था तो आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स का करना बहुत ज़रूरी था। इकोनॉमी में रमेश सिंह में कोई और भी बुक में आपको जल्दी से समझ नहीं आता था, तो इस वजह से मैंने चीज़ को दिखाने की कोशिश करी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।